Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. बीट्स भारत एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी सीरीज़ टैग टीवी पर बाकायदगी से अब आप बीट्स के शो देखा करेंगे। आने वाले दिनों में बीट्स का एक अलग से यूट्यूब चैनल भी होगा, मगर बीट्स के तमाम शो टैग टीवी पे पहले आएंगे। और इसके साथ साथ ये एक थिंक टैंक की हैसियत है, इसकी एक वेबसाइट भी बहुत जल्द आपके सामने आ रही है। इसका मकसद ये है कि हम भारत के इतिहास को, भारत के जज्बे को पेश नज़र रखते हुए वहाँ पर जो एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का एक इतिहास रहा है उसको कैसे हम आगे लेकर जाएंगे आज के समय में, जबकि हमारा यानी हम भारतीयों का ये कहना है कि हम न्यूमरोलॉजी और साइंस और टेक्नोलॉजी के दूसरे शोबों में पायनियर्स में हैं बहुत सारी फील्ड्स में, लेकिन क्या हम आज अपने ही रीजन में चाइना को कम्पीट कर पा रहे हैं? क्या हमारे इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो पॉलिटिक्स हो रही है, स्टूडेंट यूनियंस की पॉलिटिक्स हो रही है, वो एजुकेशन और टेक्नोलॉजी की बढ़ोतरी के लिए आगे हमें लेकर जाएगी? क्योंकि यहाँ कनाडा, अमेरिका में जहाँ सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट डेमोक्रेसी समझी जाती है, यहाँ भी कैंपसेस के अंदर जो पॉलिटिक्स होती है वो एजुकेशन के हवाले से होती है। ये पॉलिटिकल पार्टियों को आगे लेकर जाना या गिराना नहीं होता। और एक और कंसर्निंग इशू आया, वो ये कि अभी के बजट में हमने ये सुना कि कुछ परसेंटेज डाउन भी हुई है एजुकेशन के लिए। ये सारे कंसर्निंग भी इश्यूज़ हैं और जज्बा जो है भारत का वो एक इनकरेजिंग इशू है। इन सब पर आज हम बातचीत शुरू कर रहे हैं बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत हमारे दोस्त संजय दीक्षित भाई के साथ। संजय भाई, मैंने थोड़ा सा परिचय बांधा और आपके तो ये बड़े ही फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं। वेलकम करते हैं आपको। नमस्ते आप सभी को, टैग टीवी के सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्ते, आदाब, और आपको भी साहब थैंक यू। आपसे तो हमेशा ही बात करके अच्छा लगता है। अब आप इतने एक्टिव हैं इस अवेयरनेस की कैंपेन में। मैं जब आपके चैनल को देखता हूं संजय भाई, तो इसमें इस तरह के मौज़ूआत जिस तरह आज हम बातचीत कर रहे हैं, सुबह शाम आप छेड़ रहे होते हैं। तो इसलिए मैंने चाहा कि शुरुआत ही आपसे हम करते हैं। तो ये बताइए कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है और जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हमारे भारतीय इदारे हैं, आईटी में हम ये क्लेम भी करते हैं और हैं भी, सच में भी हैं कि हम वन ऑफ द टॉप लीडिंग नेशन हैं। सिचुएशन क्या है ग्राउंड पे संजय भाई? देखिए, मैं इसको इस तरह से कहूँगा कि भारत के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी 50s और 60s में, जो कहीं ना कहीं भारत ने गंवाई है। ये ऐसा मेरा मानना है। मैं बताऊंगा क्यों गंवाई है, और इसलिए भी गंवाई है क्योंकि हमारे जो उस समय के जो लीडिंग शख्सियत थी, जो हमारे कायद थे को कह सकते हैं आप, वो कुछ उनका जो नज़रिया था या जो उनका नुक्ता नज़र था वो सोवियत यूनियन से कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित था, और वो हर चीज़ को बिल्कुल सेंट्रलाइज करके करना चाह रहे थे। और उसके बाद फिर एक ऐसा बीच में एक मौका आया, ख़ास तौर से इंदिरा गांधी के टाइम में, जब उनको अपनी सरकार चलाने के लिए कम्युनिस्टों की मदद चाहिए थी। और उन्होंने कम्युनिस्ट आप जानते हैं बहुत शातिर लोग होते हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए और ये सौदा किया इंदिरा जी से कि आप जो है ये एकेडमिया, जो हायर एजुकेशन है, वो आप हमें दे दीजिए। और हायर एजुकेशन उनको एक तरह से गिफ्ट में दे दी गई। उनका ही एक नुमाइंदा था नूरुल हसन करके, जो मोहम्मद हबीब, जो एक बड़ा मार्क्सिस्ट हुआ करता था, जिसने अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्ट्री एक समय पे चलाया था, और जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी का मेंटर भी हुआ करता था और इंदिरा गांधी जी का ट्यूटर भी हुआ करता था। उसका जो एक
ख़ास बिल्कुल जिसको कहते हैं चेला जो था नूरुल हसन, उसको बना दिया सन 71 में एजुकेशन मिनिस्टर फुल फ्लेज। और उसके पहले भी जब आप देखिए, पहले एजुकेशन मिनिस्टर हमारे एक मौलाना थे, जिन्होंने कभी ज़िंदगी में किसी फॉर्मल स्कूलिंग या फॉर्मल स्कूल का या फॉर्मल कॉलेज का कभी चेहरा नहीं देखा था। उनकी सारी जो एजुकेशन थी वो मदरसों में हुई, और उसके बाद भी जो पीछे वो इसी तरह के इदारे, आलिम वाले जो थे, आलिमी इदारे चलाते रहे। आलमी नहीं, आलिमी। तो ये एक, ये कह सकते हैं कि हमारा जो पूरा जो एजुकेशन था वो एक तरह से पहले 40 क्यों, पहले तो आप समझ लीजिए 50 साल तक तो ये पूरी तरह से पॉलिटिक्स की भेंट चढ़ गया। यहाँ तक कि आप देखिए कि हमारी जो लास्ट पॉलिसी आई थी, एजुकेशन पॉलिसी, वो 1986 में आई थी। और वो 1986 में भी जो बनाने वाले थे, जो हमारे एक सीनियर आईएएस ऑफिसर थे, और मेरे ऊपर मेहरबान थे, वैसे ऐसी बात नहीं, वो भी मार्क्सिस्ट ही थे। और उन्होंने जो सारा का सारा वो पूरा जो फ्रेमवर्क बनाया, पॉलिसी बनाई, फिर पॉलिसी का फ्रेमवर्क बनाया, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत लंबे समय तक एजुकेशन सेक्रेटरी थे। तो वो भी, उनका भी जो इंस्पिरेशन था वो पूरा का पूरा इसी मार्क्सिस्ट कल्ट से इंस्पायर्ड था। तो इस चक्कर में आप देखिए कि हमारा पूरा का पूरा सिस्टम टॉप हेवी हो गया। और जो एक बेसिक चीज़ होती है, कभी भी किसी कंट्री का जो आप एजुकेशन सिस्टम सुधारने चलते हैं, तो सबसे पहली बात होती है कि सबसे ज़्यादा जो ध्यान है वो प्राइमरी और बेसिक एजुकेशन पे देना चाहिए। तो प्राइमरी और बेसिक एजुकेशन पे नहीं देके ये ऊपर का करते रहे। ठीक है, कुछ इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सीलेंस बन गए, लेकिन वो इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस हिंदुस्तान के काम तो आए नहीं। वो भी काम किसके आए? वो वेस्ट के काम आए। उनके जो भी ब्राइटेस्ट और जो बेस्ट स्टूडेंट्स थे वो सारे के सारे वेस्ट में पहुंच गए। तो जो एक माहौल बनाना चाहिए था, देखिए अगर आप इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सीलेंस बनाते भी हैं तो उसका फ़ायदा तभी हो सकता है जब उसमें से निकलने वाले जो ग्रेजुएट्स हैं या जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं या रिसर्च स्कॉलर हैं या पोस्ट डॉक्टरल स्कॉलर्स हैं, वो अपना काम जो वो सीखे हैं उसका उपयोग कर सकें आपके देश में। आपके देश में ऐसा माहौल ही नहीं था। तो वो सारे के सारे अमेरिका पहुंच गए, यूरोप पहुंच गए, और वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो एक तो अच्छा, दूसरी चीज़ क्या की इन्होंने कि नाम के लिए तो ये कहते रहे कि हम मदर टंग का इस्तेमाल करेंगे। ये तो एक जिसको कह सकते हैं कि इट इज़ ऑलमोस्ट एन एक्शियम कि the best education is always, the best basic education is always in your mother tongue। लेकिन अगर मैसेज आप ये देंगे ऊपर, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो ब्रिटिश एलीट था, ब्रिटिश स्टाइल एलीट था, वो हिंदुस्तान में वैसे का वैसा कायम रहा। और जितनी भी हमारी इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सीलेंस हों या हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हों, वो सारे के सारे अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ी दां के उस पे ऊपर आधारित थे। तो उसका नतीजा ये हुआ कि नीचे वालों को तो ये लगा कि साहब कि अगर हम अंग्रेज़ी नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम अच्छे इंस्टीट्यूट्स में हमें दाखिला नहीं मिलेगा, हमें आईएएस आईपीएस में चांस नहीं मिलेगा। तो एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ कि फोकस जो है बजाय लर्निंग के मीडियम ऑफ एजुकेशन पर ज़्यादा हो गया। और उसका नतीजा ये है कि जो हिंदुस्तान जिसने दुनिया को अच्छे से अच्छा साइंस दिया है, अच्छे से अच्छा जो मैथमेटिक्स है, वो सारा का सारा आप भारत से ट्रेस कर सकते हैं। और आज से नहीं बल्कि जैसे हमारे सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथ हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल जो ट्रीटिस है सूर्य सिद्धांत जैसी, that can be traced back almost 25,000 years। और आप अंग्रेज़ों का भी मुलम्मा लगा लें तो भी इट गोज़ बैक अबाउट 10,000 years। ऑफ कोर्स हमारी तो क्रोनोलॉजी पूरी डिस्टॉर्टेड है, आप जानते हैं, इंटायर क्रोनोलॉजी हैज़ बीन डिस्टॉर्टेड। और अंग्रेज़ों ने तो उसके ऊपर काम करने नहीं दिया। उसके बाद जो अंग्रेज़ों के पिट्ठू आए हमारे,
उन्होंने उसके ऊपर काम नहीं करने दिया। उन्होंने तो कहा जो भी अंग्रेजों ने कहा है दैट इज़ अ गॉस्पेल ट्रूथ। गॉस्पेल का मतलब ही होता है कि जिसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकें, तो उसको उन्होंने गॉस्पेल बना के पेश कर दिया। तो अब आप जैसा कह रहे थे कि हम लोग जो है उसको दुरुस्त करने के दिशा में प्रयासरत हैं। अब जो ये नई एजुकेशन पॉलिसी आई है भारत की, इसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी लिखी हुई हैं, लेकिन मैं ब्यूरोक्रेसी में रहा हूँ 35 साल, तो मैं ये जानता हूँ कि क्या लिखा हुआ है और क्या ग्राउंड पे होता है, उसमें बहुत फ़र्क होता है। There can be a whole world of difference between what is actually written down in the policy and what actually happens. तो अब ये देखना है कि ये कैसे ट्रांसलेट होती है। हालांकि कुछ चीज़ें जो है उन्होंने शुरू की हैं, जैसे सम इनकरेजिंग थिंग्स दैट हैव हैपेंड, जिसमें जैसे कहा गया कि साहब अब शुरुआत ये है कि हायर एजुकेशन भी मदर टंग में कराई जाएगी। एक तो क्या ये बहुत बड़ी मिथ है कि अंग्रेज़ी जानने से आदमी इंटेलिजेंट हो जाता है। मैं तो क्या कहूँ, आप भी यहाँ कनाडा में बैठे, आप भी अच्छी तरह समझते हैं कि अल्टीमेटली IQ हैज़ नो रिलेशन टू the language of the medium of instruction, और not only that, even education has no relevance। मतलब मैं तो कई बार कहता हूँ अपने प्रोग्राम्स में, कम से कम मैंने 20 बार कहा होगा कि आपकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, नॉलेज और विजडम, ये चारों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो अब नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं। एक दो चीज़ें डिस्क्वाइटिंग हैं जिसमें ऐसा दिखता है कि अभी भी दे आर टू मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्ट। जैसे हायर एजुकेशन में लिखा है कि हम लिबरल आर्ट्स के कोर्सेस लाएंगे, एंड यू नो व्हाट इज लिबरल आर्ट्स इन द वेस्ट, इट इज़ अनदर नेम फॉर वोक थियरी। राइट। निश्चित रूप से हम वोक थियरी तो नहीं चाहते इंडिया में, बट लार्जली आई वुड से 70-80% देयर आर गुड पॉइंट्स इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। So we hope it gets actuated। देखिए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इस पे तो हम थोड़ी सी बात करेंगे और आने वाले अपने शोज़ में और खुल के बातें करेंगे, लेकिन आपने जिक्र किया कि 50s में जिस तरह भारत की पॉलिटिकल एलीट ने तय किया कि हम मार्क्सिस्ट रास्ते पर चलेंगे। मैं खुद सोवियत यूनियन के बहुत सारे इलाकों में रहा हूँ और मैंने ये देखा कि जो मार्क्सिज्म के वहाँ पे जो असरात थे वो एजुकेशन पे यूँ अच्छे हुए कि पूरे सेंट्रल एशिया में 100% लिटरेसी रेट हुआ। अगर वहाँ पे फ्रैंकली मार्क्सिज्म ना पहुँचा होता तो ना होता। हम चाइना में देखते हैं कि मार्क्सिज्म जो है, बहरहाल जो भी है आज हमें इररेलेवेंट लगता है, वो एक अलग बात है, मगर चाइना में जो एजुकेशन की ये जो चीज़ें स्पीड अप हुई हैं वो भी इस मार्क्सिज्म के साथ जुड़ी हुई हैं। क्या वजह है भारत में? क्या मार्क्सिज्म क्या जाली था, या उसको बहुत पोलिटिसाइज कर दिया गया, या वो क्या सोसाइटी से लगा ही नहीं खाता था, अपनी असल में ही नहीं था? क्या फैक्टर्स थे कि मार्क्सिज्म यहाँ पर भारत में अपना असर ना दिखा सका? आज भी हमें भारत की एकेडमिया में मार्क्सिज्म का काफ़ी तड़का नज़र आता है, इसके बावजूद एजुकेशन को एलिवेट करने में कोई किरदार नहीं अदा कर पा रहा। देखिए, यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम जिस तरह से डेवलप हुआ, सबसे पहले तो मौलाना साहब थे, आप जानते हैं जी। अब मौलाना साहब के बाद सन 55 में तो हमारे नेहरू जी ने कही दिया कि वी विल फॉलो सोशलिज्म। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो सोशलिज्म फॉर्मली बहुत बाद में आया, बट कांग्रेस ने, AICC ने एज ए रेजोल्यूशन 1955 में ही अपना लिया था उसको। लेकिन जो आपने सोवियत यूनियन का जिक्र किया, मैं सोवियत यूनियन गया हूँ, एक ही बार गया हूँ, और ये है आई थिंक इट वाज 1983, और उस वक्त मैं यूक्रेन गया था और मैं वहाँ के कई स्कूल्स वगैरह में भी गया था उस वक्त। तो जो सबसे अच्छा काम उन्होंने किया वो वाकई एजुकेशन में किया, लेकिन उन्होंने जो सारा का सारा एम्फेसिस दिया वो बेसिक एजुकेशन पे पहले दिया। और जो 100% लिटरेसी और 100% एजुकेशन जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो उन्होंने पहले दिन से, ये 2-3 चीज़ें जो उन्होंने की हैं, एजुकेशन, हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर
ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं, बिल्कुल जो बेसिक होती हैं, जिसके ऊपर किसी भी देश की फाउंडेशन होती है, नींव होती है, वो उन्होंने एड्रेस की, ये तो हमें कहना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ कि हमने जो उनका जो सबसे ख़राब हो सकता था वो लिया, वी टुक देयर वर्स्ट, और उस वर्स्ट को हमने यहाँ पर एक तरह के, आप देखिए हमने उसको कहाँ यूज़ किया, हमने उसका उपयोग किया हमारी इकोनॉमी में। एंड आपको पता है कि मार्क्सिज्म इन इकोनॉमी इज अ डिज़ास्टर। सोवियत यूनियन तो है ही एग्जाम्पल, चाइना को छोड़ के भाग गया उस इकोनॉमिक मार्क्सिज्म को, तो उसको वहाँ पे उपयोग किया। और बाकी ऊपर ऊपर की बात करते हुए एक तरह का इंडोक्ट्रिनेशन वो अटेम्प्ट करते रहे हायर एजुकेशन में, और बेसिकली उनका फोकस जो था वो टीचिंग क्लासेस पे था, जो स्टूडेंट्स थे उनके ऊपर नहीं थे। वो टीचिंग क्लासेस को इंडोक्ट्रिनेट करते रहे 30-40 साल तक, और उस टीचिंग क्लासेस के इंडोक्ट्रिनेशन का नतीजा है जिस तरह की उस क्लास ने, उस एकेडमिया ने हिस्ट्री जिस तरह की प्रोड्यूस की हमारी, जिस तरह उसने साइंस का बंटा ढार कर दिया। आप ये देखिए, कल ही 2-3 दिन पहले मेरी बात हो रही थी सुभाष काक जी से, मैंने एक एपिसोड किया था जिसे बहुत सराहा गया, क्योंकि सुभाष काक जी ने आपके फिज़िक्स के एरिया में एक बड़ी रेवोल्यूशनरी थियरी लाया है। वो रेवोल्यूशनरी थियरी जो है वो जो पिछले 70 साल से एक क्राइसिस चल रही है फिज़िक्स में कि वो यूनिफाई नहीं कर पा रहे हैं ग्रेविटेशन को दूसरी थियरीज़ के साथ में, उसका सल्यूशन दे रही है। तो मुझे लगता है कि दिस इज़ लाइकली टू बी अ माइलस्टोन। और इससे पहले जो रेवोल्यूशनरी थियरी आई थी वो क्वांटम मैकेनिक्स थी। और आप ये देखिए कि क्वांटम मैकेनिक्स जो श्रोडिंगर, जो उसका प्रणेता है, जो उसका एक मुख्य किरदार है श्रोडिंगर, वो पब्लिकली एक्नॉलेज करता है कि जो क्वांटम मैकेनिक्स का जो मूल सिद्धांत है सुपरपोजिशन का, वो कहता है कि मैंने तो इसको वेदांत से लिया है। वेदांत मतलब उपनिषद से, और उसने उसको क्रेडिट किया है ओपनली कि अहम आत्मा ब्रह्म जो उपनिषद का सिद्धांत है, मैंने इसको यहाँ से लिया है। उसके पहले जो आइंस्टाइन की जो रिलेटिविटी की थियरी है, वो भी कहीं न कहीं स्वामी विवेकानंद और निकोला टेस्ला के पूरे करस्पॉन्डेंस है, उनका पूरा वो आया हुआ है, और उसमें एनर्जी मैटर ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा जिक्र हुआ, जिसकी बाद में वहाँ चर्चा शुरू हुई। उसका कहीं ना कहीं लिंक है। आइंस्टाइन एक्नॉलेज नहीं करता, लेकिन आइंस्टाइन तो ना तो अपनी बीवी को एक्नॉलेज करता है जो उसकी इक्वल पार्टनर थी उस आपके स्पेशल थियरी और रिलेटिविटी में, ना पॉइंकरे जिसका वो ओरिजिनल रिसर्च है स्पेशल थियरी और रिलेटिविटी में, उसको एक्नॉलेज करता है। तो ये तो एक आइंस्टाइन के चरित्र की विशेषता है, जो जानते हैं अंदर की बात वो लोग जानते हैं। तो आप ये देखिए कि जो 3 और तीसरा ये जो अभी डॉक्टर सुभाष काक जो लेकर आए हैं, वो भी एक्नॉलेज करते हैं कि उन्होंने जो हमारा जो भारतीय दर्शन है वैशेषिक का, वहाँ से उन्होंने ये कॉन्सेप्ट उठा के और इसको यहाँ पर लागू किया कि उनको बेसिक आइडिया वहीं से आया। तो आप ये देखिए कि भारतीय विज्ञान या इंडियन साइंस और इंडियन मैथमेटिक्स कितना रिच रहा होगा कि ये सारे कॉन्सेप्ट, आपके ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट, जो वैशेषिक, जो कणाद जिसकी बात हो रही है, वो न्यूटन से कम, अगर आप वेस्टर्न क्रोनोलॉजी भी मान लें तो न्यूटन से कम 2000 साल पहले गए, जहाँ उन्होंने गुरुत्वाकर्षण नाम का, गुरुत्व यानी जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, उसकी चर्चा वहाँ पे की है। तो हमारे यहाँ ये बता दिया गया कि सारा का सारा जितना भी भारतीय साइंस है वो तो है ही नहीं, क्योंकि मैकॉले कह गया था, मैकॉले ये कह गया था कि भारत इंडियन इज ए नॉन साइंस सिविलाइजेशन, जबकि पूरा का पूरा सनातन धर्म इज प्योर साइंस। प्योर साइंस वाई? बिकॉज इट गोज थ्रू इंक्वायरी। शुरुआत ही उसकी इंक्वायरी से होगी। तो जो चीज़ इंक्वायरी से होगी वो तो कहीं ना कहीं साइंस के करीब ही होगी। तो उसको पूरे को झुठला दिया। इनके पास एक मार्क्सिस्ट ने ये काम किया कि जो हमारा एक बहुत ही रिच बेस था साइंस और मैथमेटिक्स में, जिसकी वजह से हमने इंडिपेंडेंस से पहले
हिंदुस्तान में रहते हुए 4-5 बड़े नोबेल लॉरिएट्स प्रोड्यूस किए हैं, सीवी रमन जैसे, जेसी बोस जैसे, आपके ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं। और इंडिपेंडेंस के बाद भारत में तो कुछ हुआ नहीं। भारतीयों ने जरूर किया बाहर जाके, ये अलग बात है साइंस में, लेकिन भारत में रहने वालों ने कुछ नहीं किया, क्योंकि ये चौपट कर दिया पूरी तरह से इन्होंने। और इसको चौपट करने का काम इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारा बेस, इतना रिच बेस था, उसको तो इन्होंने निगेट कर दिया। इनको लगा कि अगर ये हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो आप जानते हैं, जो मार्क्सिस्ट का जो अल्टीमेट एम होता है, दैट इज़ टू कैप्चर पावर। और पावर तो वो तभी कैप्चर कर सकते हैं, उसका सबसे आसान तरीका ये है कि जो लोकल पॉपुलेशन है उसमें आप सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम मत डेवलप होने दो। तो अगर आप उनको उनके पुराने सोर्सेज से जोड़ने का अगर छूट भी दे दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। दे विल डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, दे विल डेवलप सेल्फ एस्टीम, जो मोदी जी के आने के बाद हो रहा है। तो ये हमारे यहाँ की एक डिलिबरेटली क्रिएटेड क्राइसिस थी, जिसकी वजह से हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम, बोथ हायर एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि उसको डिलिबरेटली डिस्कनेक्ट करने का प्रयास किया गया इसके पास्ट से, और बेसिक एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि उसको तो टोटली इग्नोर कर दिया गया। मतलब आप एकेडेमिया डेवलप कर रहे हैं, टीचिंग वाले जो हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उनको इंडोक्ट्रिनेट करके उनको आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर आपका ध्यान नहीं है, उनको आप पॉलिटिक्स में घुसेड़ रहे हैं। तो ये बहुत भारी एक प्रॉब्लम रही है, जिसकी वजह से इंडियन एजुकेशन सिस्टम हैज सफर्ड। और अगर सही पूछिए तो हमारा जो लोअर एजुकेशन सिस्टम है, वो सीबीएसई वगैरह जो नए बोर्ड आए हैं, उन्होंने जो अपने आउटकम रिजल्ट्स बढ़ाने के चक्कर में, आउटकम डेटा इम्प्रूव करने के चक्कर में, जो स्टैंडर्ड्स ऑफ इवैल्यूएशन है वो इतने लो कर दिए हैं कि आप बताइए, लोग 12th में इंग्लिश में 100 नंबर ला रहे हैं, और वो 100 नंबर वाले जो हैं, आप उनको एक पूरा ऐसे अगर वो ग्रामेटिकली करेक्ट लिख दें तो बहुत आपको हैरत की ही बात होगी। दे आर नॉट एबल टू राइट, दे आर गेटिंग 100 मार्क्स, क्योंकि उसमें कह गया कि साहब कि जिस तरह से होता है ना कि जेंडर जिस एन आइडिया, उसी तरह से जो आंसर है, वो आंसर जो है उसमें कुछ बेसिक्स दे रखे हैं, भाई ये चीज़ अगर इसमें लिखी हो, यू गिव 100% मार्क्स। वो ग्रामेटिकली करेक्ट है कि नहीं है, सेंटेंस फॉर्मेशन करेक्ट है कि नहीं है, उसको सिंटैक्स आता है कि नहीं आता है, दैट इज बिकम इमटीरियल। तो यानी इस ये हुआ तरह कि के रट्टेबाजी का इवैल्यूएशन एक सिस्टम से था। करके इन्होंने जी। जो प्राइमरी और जो आपके सेकेंडरी एजुकेशन है उसको बर्बाद किया है। मैं तो याद है, आई गॉट थ्रू माई 10+2 इन 1977, और आई रिमेम्बर मेरे को तो वी गॉट फर्स्ट डिवीजन, 60% पे फर्स्ट डिवीजन होती थी, एंड फर्स्ट डिवीजन इन 1977 वाज अ ह्यूज थिंग। आदमी की फर्स्ट डिवीजन आ जाए तो इट वाज अ ह्यूज थिंग, और फर्स्ट डिवीजन मतलब आई हैड 62% मार्क्स। आज के ज़माने में 62% अगर मार्क्स किसी के आ जाए हमारे हिंदुस्तान में सीबीएसई के सिस्टम में, तो वो तो सुसाइड कर ले। और मेरी तो डिस्ट्रिक्ट में पोजीशन थी 62% मार्क्स पे। हाई स्कूल में 70% मार्क्स आई हैड, एंड आई हैड द सेकंड पोजीशन इन द डिस्ट्रिक्ट। मतलब आप ये देखिए डिबेसमेंट किस तरह से किया गया है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम रिक्वायर्स ओवरहॉलिंग, एंड आई जस्ट होप कि ये जो नया सिस्टम ला रहे हैं इसमें इन सब चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। हालांकि आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ माय कोलीग्स इन द ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि उनको बेसिकली इन चीज़ों से कोई मतलब होता नहीं, दे आर बेसिकली करियरिस्ट्स। तो वो करियरिज्म के चक्कर में वो सब ठीक है, वो सिर्फ 4 दिन आगे का सोचते हैं, उससे आगे का सोचते नहीं। हम ब्यूरोक्रेसी के साथ हर जगह जहाँ भी परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है वो सब जगह है। ठीक कहते हैं, लेकिन भारत में हमें कुछ ज़रा ज़्यादा ही नज़र आता है ये वाला प्रॉब्लम। आपने मार्क्सिस्टों की बात की, हम उसको तो खैर अब क्लोज़ करते हैं उस चैप्टर को, वो इसलिए कि उनका मकसद भारत में सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिसाइजेशन करना था, पावर के लिए काम करना था।
जो इवन आइडियोलॉजी को प्रमोट करने का काम उनका नहीं था। अगर आइडियोलॉजी की भी बात है वो सारी खोखली जिसको हैलो एंड शैलो कहते हैं वो थी। खैर, आपने बात की एक और डायलेमा मार्क्सिस्टों के साथ साथ रहा अबुल कलाम के हवाले से कि जिन्होंने भारत की एजुकेशन पॉलिसी की एक तरह से बुनियादें रखी, वही शायद दुरुस्त नहीं थी। लेकिन हम अबुल कलाम की बात करते हैं, उसके साथ साथ अब्दुल कलाम का नाम भी हमारे सामने है, जिन्होंने भारत की लैंग्वेजेस के अंदर रहते हुए साइंस और टेक्नोलॉजी के बढ़ोतरी के लिए अपना किरदार अदा किया। कैसे देखते हैं आप अब्दुल कलाम आज़ाद, जो प्रेसिडेंट भी रहे और एक अजीम साइंसदान भी हैं? नहीं, बिल्कुल। वो एक्चुअली ही रिप्रेजेंट्स दीज ईथॉस जिनकी मैं बातें कर रहा हूँ ना, उनके ही वाज अ पर्सन हु गॉट एजुकेटेड इन हिज मदर टंग। उन्होंने अपनी मदर टंग में पढ़ाई की और उनका भी बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि जिस ब्रांच में वो जाना चाहते थे वो उनको नहीं मिली और वो तो सुसाइड करने चले गए थे ऋषिकेश। वहाँ कोई साधु मिल गए उनको, उन्होंने उनको अपने साथ रखा, समझाया और पैसे दे के घर वापस भेजा। तो इट इज़ एन एक्सीडेंट आई वुड से। और ये एक ऐसी इंस्टेंस है जिसको हम ये कह सकते हैं कि एक्सेप्शंस ओनली प्रूव द रूल एंड द रूल इज़ दैट देयर आर एक्सेप्शंस टू एवरी रूल। तो ये जो रूल है वो उन्होंने प्रूव किया हमारे अबुल कलाम साहब ने। हालांकि कुछ अच्छे एरियाज़ हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि उसमें जो ज़्यादातर जो साइंटिस्ट हैं वो सब उसी होम ग्रोन सिस्टम से आए। वो होम ग्रोन सिस्टम जो 1970s में हमें ध्यान है कि जो लेवल ऑफ मैथमेटिकल कॉग्निशन था, वो मुझे लगता है कि आज सिमिलरली प्लेस्ड जो स्टूडेंट्स हैं उनसे कहीं ज़्यादा था। ये सब आजकल तो सब कोचिंग के चक्कर में पड़े हुए हैं कि किसी तरह से कोचिंग करें और हम IIT जाएं, compete करें और विदेश भागें। ऐसा उस वक्त नहीं था जो आजकल आप जो साइंस के क्रॉप देख रहे हैं, जो इसरो वगैरह में इतना अच्छा काम कर रही है या दूसरे जो साइंटिफिक इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उसमें इतना अच्छा काम करके इतना अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। तो वो उस सिस्टम से आए हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारे जो नेटिव लैंग्वेजेस हैं, स्पेशली साउथ इंडिया में, आपके तेलुगु, कन्नड़ वगैरह ये जो लैंग्वेजेस हैं, इसमें गणित, दैट इज़ मैथमेटिक्स की बहुत ही रिच ट्रेडिशन है। इतनी रिच ट्रेडिशन है जिसका मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मतलब इवन आई वॉज कंसिडर्ड वेरी गुड इन अरिथमेटिक एंड मैथमेटिक्स। तो मुझे अभी भी याद है, मैं चौथी कक्षा में, माई फादर वॉज ऑन अ ट्रांसफरेबल जॉब। छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे टाउन्स में उनका ट्रांसफ़र होता रहता था। तो मैं एक ऐसी छोटे से स्कूल में, जिसमें मैं आपको बताऊं टाट पट्टी लेके पढ़ने जाते थे, ऐसे स्कूल में हमारे एक टीचर थे, पंडित जी। उन्होंने जो मेरे को ट्रिक्स सिखाई अरिथमेटिक की, उसके बाद मैंने कभी मैथमेटिक्स में पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो ये जो ट्रेडिशंस थी, हमारी नेटिव ट्रेडिशंस, वो इसका जो अंग्रेज़ीकरण हुआ उसमें गायब हो गई। आजकल के बच्चे, जैसे मैंने अपने खुद के बच्चों के साथ देखा, माय ओन सन्स, वो दे जस्ट कुड नॉट कोप। वो मैथमेटिक्स के साथ नहीं कोप कर पा रहे थे, क्योंकि मैथमेटिक्स उस तरह से पढ़ाई ही नहीं जा रही जिस तरह से पढ़ाई जानी चाहिए। और अरिथमेटिक और मैथमेटिक्स तो इतने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हैं, इतने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं कि आपको बस कोई अच्छा टीचर उसकी बस लत लगा दे तो दे आर एडिक्टिव। ये मैं तो अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, नहीं जानता आपका एक्सपीरियंस कैसा है इसमें, लेकिन ये फैक्ट है। दे सिंपली मेक यू एन एडिक्ट, मैथमेटिक्स का जो मामला है उसमें। लेकिन वो सारा का सारा सब यहाँ सब अंग्रेज़ी पढ़ने में लगे हुए मूर्खों की तरह। अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या होता है कि ना अंग्रेज़ी आती है ना हिंदी आती है। अभी मैं बताऊँ, मेरा गांव है जिसमें मैं पढ़ा हुआ हूँ कुछ थोड़े दिनों तक,
तो अभी अभी हमारे गांव से एक ग्रुप बना हुआ गांव का, उस पर बड़ा खुशी खुशी का लिखा हुआ आया कि खुशखबरी हमारे यहाँ अंग्रेजी स्कूल खुल गया है और अब इसमें जो है वो लोगों को अंग्रेजी सीखने बोलने में बड़ी सहूलियत होगी। मैंने कहा मूर्खों, ना तुम अंग्रेजी बोलने लायक रहोगे और ना हिंदी बोल पाओगे, दोनों से जाओगे। तो ये हालात है। तो मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ और मुझे हिंदी और संस्कृत में मेरी ग्राउंडिंग है और उसकी वजह से मुझे कभी भी कोई भी लैंग्वेज सीखने में परेशानी नहीं आई। मैंने अंग्रेजी फटाक से सीख ली और ठीक ठाक बोल लेता हूँ। और अंग्रेजी है, फ्रेंच है, भारतीय भाषा है बहुत सारी, बांग्ला है, उर्दू है, किसी को भी सीखने में मुझे कभी परेशानी नहीं आई बिकॉज ऑफ दैट बेसिक ग्राउंडिंग। तो इसका मतलब ये है कि ये भी एक आपने बहुत अहम नुक्ता सुझाया कि भारत में जो बेसिक एजुकेशन है, चाहे वो टेक्नोलॉजी की दुनिया की हो, फ़िलॉसफी हो, कोई भी जो फाउंडेशन है एजुकेशन की, वो जब तक अपनी ओरिजिन के साथ यानी अपनी भाषा, अपने कल्चर के साथ नहीं जुड़ी होगी, वो समझ नहीं आएगी। अदरवाइज़ वो रट्टेबाजी का काम रह जाएगा। इस सारी सिचुएशन में जो नई एजुकेशन पॉलिसी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें अच्छी बातें भी हैं, कुछ के बारे में आपको कंसर्न भी है। आपको लगता है कि वो टेक्नोलॉजी, साइंस की दुनिया में बढ़ोतरी के हवाले से जोड़ पाएगी आज की नई नस्ल को, एक तरफ साइंस और टेक्नोलॉजी, एक तरफ उनके अपने ओरिजिन के साथ? देखिए, उसमें जो अच्छी बातें जो लिखी गई है, जैसे उन्होंने कहा है कि भाई कि जो बेसिक एजुकेशन है दैट शुड बी इन दी मदर टंग, लेकिन मदर टंग में तो वो तब होगा जब आप ये उनको उम्मीद बनाओगे कि हायर एजुकेशन भी आपकी मदर टंग में होगा। अदरवाइज जो पेरेंट है वो क्या सोचता है कि ये देखिए जो अंग्रेज़ी में पढ़ रहे हैं उनको आगे जाके एडवांटेज हो जाएगी, क्योंकि कंपटीशन में तो उनको अंग्रेज़ी में देना पड़ेगा, मेरा बच्चा पीछे रह जाएगा। तो अब आपने ये तो कह दिया कि जो बेसिक एजुकेशन है वो मदर टंग में होना चाहिए, आपने कंपलसरी नहीं किया है। तो उसको करने के बाद में फिर हायर एजुकेशन आप कहते हैं कि अंग्रेज़ी में ही होगा। हालांकि ये अभी एक बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है जिसमें ये कहा गया है कि हर स्टेट में एक IIT और एक IIM ऐसा खोला जाएगा जहां मदर टंग में पढ़ाया जाएगा, लेकिन दैट इज़ नॉट गुड इनफ। अब टेक्नोलॉजी इस लेवल पे आ चुकी है कि आपको किसी भी एक लैंग्वेज में पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। आप जो साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन के युग में यदि आप ये कहते हैं कि आप एक किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में पढ़ो तो आदमी तो लैंग्वेज से ही जूझता रह जाता है, वो कॉन्सेप्ट्स कब समझेगा। आप उसको अननेसेसरली बर्डन करते हैं इस चीज़ से। संक्रांत सानू जी ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है, आपने उनको पहले भी उनसे आपकी चर्चा हुई है इस पे। वो अथॉरिटी, मैं मानता हूँ कि वो अथॉरिटी है इस सब्जेक्ट पे। बहुत अच्छी किताब लिखी थी, इंग्लिश मीडियम मिथ, कि वो तो सिएटल में माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर में बहुत बड़े ओहदे पे थे और वो पूरी दुनिया से प्रोग्रामर्स को रिक्रूट किया करते थे। तो उन्होंने अपने संस्मरण लिखे, उनका लिखे, मैंने ये देखा कि जो बेस्ट प्रोग्रामर्स हैं इन द वर्ल्ड वो हैं जिन्होंने अपनी भाषा में प्रोग्रामिंग सीखी। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास ऑप्शन था, हमारे भारत के भी बहुत सारे लोग थे, उनको अंग्रेज़ी बहुत अच्छी आती, लेकिन द बेस्ट प्रोग्रामर्स दैट आई फाउंड वर फ्रॉम रशिया, जिनको एक शब्द नहीं आता अंग्रेज़ी का। तो कहा कि मेरा पूरा माइक्रोसॉफ्ट ने एक प्लेन लोड भर के, कहते हैं, मैंने रशिया से प्रोग्रामर बुलवाए और उनको टेस्ट किया, और जो बेस्ट प्रोग्रामर्स थे मेरे वो सारे के सारे रशियन थे, उनको एक शब्द नहीं आता था अंग्रेज़ी का। तो आज के वर्ल्ड में जो मैथमेटिकल कॉग्निशन है या साइंस का जो कॉग्निशन है वो लैंग्वेज रिलेटेड नहीं है,
और जब आप उसको आप लैंग्वेज पे डाल देते हैं तो आदमी भटक जाता है, वो उसको लगने लगता है कि साहब माय लैंग्वेज इज़ नॉट गुड इनफ, तो वो फिर उस चक्कर में लग जाता है। वो फिर आपसे जिसको बोलते हैं वो सोशल क्लैप्स चाहता है, तो उसका पूरा नज़रिया ही बदल जाता है। आप ये देखिए, अभी एक कोई मैथमेटिक्स ओलंपियाड हुआ था, मुझे ध्यान है 70s 80s में, जब इस तरह के जो ओलंपियाड होते थे उसमें जो भारत के बच्चे होते थे वो टॉप पे रहते थे, या तो टॉप 3 से नीचे तो कभी मैंने सुना ही नहीं। अभी पिछले साल हुआ तो पता चला कि साहब नीचे से दूसरा है। तो आप देख सकते हैं कि क्या हालत की है हमारे पूरे के पूरे इस एजुकेशन सिस्टम ने, और बेसिक चीज़ इनकी समझ में नहीं आती। आप कैसे आप नीचे कह रहे हो कि साहब आप तो पढ़ो अपनी मातृभाषा में, और ऊपर आप सारा का सारा सिस्टम आप नहीं तो IAS अफसर तो अंग्रेज़ी में ही बोलेगा, ये IAS अफसर तो अंग्रेज़ी में ही बोलेगा। तो मैं तो जहाँ मेरी पोस्टिंग होती थी मैं तो वहाँ के लोकल डायलेक्ट सीखता था, उसमें बोलता था। तो चैलेंज जो है संजय भाई, वो वाकई ये है कि रियलिस्टिक ग्राउंड्स पे जो भारत का आज का स्टूडेंट है वो जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि एक फैशनेबल फार्मूला बन गया कि आपको हर सूरत अंग्रेज़ी पहले आनी चाहिए। दूसरा फैशनेबल फार्मूला ये बना कि आप लेफ़्ट के थॉट के हैं तो आप कूल हैं, वरना आप नहीं हैं। इसीलिए हम देखते हैं कैंपसेस में जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है उसका एजुकेशन के साथ ताल्लुक़ नहीं है। यहाँ हम कनाडा, अमेरिका, यूरोप में देखते हैं तो जो स्टूडेंट्स यूनियंस भी होती हैं वो कभी प्रोमिनेंट ही नहीं होती, पता ही नहीं चलता। वो ज़्यादा से ज़्यादा बात कर रहे होते हैं कि जी करिकुलम को बेहतर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बात होती है कि जी कैंपस के अंदर हाइजीन को बेहतर करना है, ये बातें होती हैं। लेकिन भारत के कैंपसेस में चाहे वो टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स हों, चाहे वो यूनिवर्सिटियाँ हों, उनमें ये सबसे बड़ा मसला होता है कि हमने फार्मर्स प्रोटेस्ट में किस तरह किरदार अदा करना है, हमने शाहीन बाग में किस तरह किरदार अदा करना है। तो जब ये एनवायरनमेंट होगा तो ये एनवायरनमेंट भी तो नुकसानदेह है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, और इसमें भी हमारे पॉलिटिशियंस बहुत जिम्मेदार हैं। उन्होंने पता नहीं किसने, हालांकि उसका नुकसान कांग्रेस को ही हुआ जब उन्होंने वोटिंग एज 21 से घटा के 18 कर दी। अब जब आपने 21 से 18 कर दी तो फिर तो 18 साल के जो बच्चे आ रहे हैं, जो पहले जो पोस्ट ग्रेजुएट में पॉलिटिक्स की सोचा करते थे वो अंडर ग्रेजुएशन में पॉलिटिक्स की सोचने लगे। उसके बाद आपने फ्रीली जो स्टूडेंट्स यूनियन हैं वो गुंडागर्दी का अड्डा बना दी, और आपने डायरेक्ट इंटरफेरेंस करवा दिया पॉलिटिकल पार्टीज़ का। तो ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, बीच में एक सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन भी लगाया, उसने गाइडलाइंस भी जारी की, लेकिन वही वाली बात है कि इम्प्लीमेंटेशन में अगर आप सिंसियर नहीं होंगे तो अच्छा सा अच्छा फार्मूला भी जो है वो बेकार हो जाता है। तो वो जो लिंगडो फार्मूला जिसको बोलते हैं, जो लिंगडो कमेटी थी, उसकी बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ गाइडलाइंस जारी की, बट दे आर ऑल्सो फॉलोड मोर इन ब्रीच। तो ये जो है ना, एक तरह का जो रोमांटिसिज्म के साथ के स्टूडेंट्स आर नॉट आवर फ्यूचर स्कॉलर्स बट स्टूडेंट्स आवर फ्यूचर पॉलिटिशियंस, ये जो एक थॉट है इसने बहुत ऐसी तैसी की है कैंपसेस की। हमारे यहाँ बस सिल्वर लाइनिंग ये है जो मैं कहता हूँ कि लोगों का इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में और साइंस में ज़्यादा होने की वजह से वो थोड़ा बचाव हो जाता है, और उसके बाद फिर जो सारी पॉलिटिक्स है ज़्यादातर आप देखते हैं कि जो ह्यूमैनिटीज़ वाले और जो तथाकथित आपके लिबरल आर्ट्स जिनको बोलते हैं, वो लोग इसमें ज़्यादा मुवल्लिस रहते हैं। आखिर में आज की गुफ्तगू में संजय भाई हमें ये बताइए कि आपको उम्मीद क्या नज़र आती है? चूँकि एक तरफ हम देखते हैं कि बजट भी कुछ कम हो रहा है, कुछ कट लग रहा है एजुकेशन के लिए, ये भी कंसर्निंग है। दूसरी तरफ हम पॉजिटिव बात देखते हैं कि नई एजुकेशन पॉलिसी भी आ रही है। तो क्या आपको लगता है कि वाकई ही ख़ास तौर पर साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में भारत के इंस्टीट्यूट्स कॉप कर सकेंगे दुनिया के साथ, और अपने रीजन में अगर हम चाइना को देखते हैं उनके साथ? देखिए, जो आपने बजट वाली बात कही
वो तो हम जब भी इसको बजट को एनालाइज करने चलते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि एजुकेशन जो है वो हायर एजुकेशन तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कंकरेंट लिस्ट में आता है, मतलब वो दोनों की जिम्मेदारी है, सेंट्रल की और आपके स्टेट्स की। लेकिन जो प्राइमरी एजुकेशन है वो बेसिकली स्टेट्स की जिम्मेदारी है, हालांकि उसमें भी सेंट्रल स्कीम चला के और स्टेट्स को फंड करती है। तो स्टेट्स के जो बजट हैं उनको भी हमें साथ में कंसिडर करना पड़ेगा। तो जब हम कहते हैं कि साहब की 1.5% ऑफ जीडीपी है, तो वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि स्टेट का उसमें शामिल ही नहीं करते, खाली सेंट्रल बजट का लेके और उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ऐसा जो कोई भी कैलकुलेशन हो, दैट शुड ऑल्सो टेक इनटू अकाउंट द एक्सपेंडिचर दैट इज़ इनकर्ड एट द स्टेट लेवल ऑन एजुकेशन, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन इज़ ऑलमोस्ट कम्प्लीटली द बेबी ऑफ द स्टेट्स। तो इसका एक तो ये नज़रिया देखने का है, और दूसरा ये है कि प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ी तादाद में अब इन्वॉल्व हो गया है एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में भी और बेसिक एजुकेशन में भी। तो वो जो वहाँ पे एक सेल्फ सस्टेनिंग जो एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ है, वो भी दैट इज़ ऑल्सो नॉट टेकन इनटू अकाउंट। हालांकि दैट इज़ नॉट ऑलवेज होलसम, क्योंकि उसमें बहुत सारे डिस्टॉर्शंस हैं। दी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का जो है वो बहुत अलग अलग तरीके से हो गया है। फिर एक पागलपन की तरह लोग जो हैं वो भाग रहे हैं प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की तरफ। एक होप तो ठीक है, इन द सेंस कि मैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको मैं स्वागत करता हूँ उसका। आखिरकार लगभग 34 साल के बाद ये नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, लेकिन इसका जो आगे का जो काम होगा वो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी इसका एक फ्रेमवर्क बनेगा, उस फ्रेमवर्क के बाद फिर उसका जो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन होगा, जो टेक्स्ट बुक्स की रीराइटिंग होगी, जो कम से कम कुछ एरियाज़ में हिस्ट्री और सोशल साइंसेस में जो बुरी तरह से नैरेटिव बिगाड़ के रखा गया है, उसके करेक्शन के प्रति भी मुझे लगता है कि सजग है। अभी प्राइम मिनिस्टर ने खुद ने कहा, यदि आपने सुना हो तो एक उन्होंने स्पीच दी थी और उन्होंने कहा था कि हमें ग़ुलाम रखने वाले और ग़ुलामी की मानसिकता वाले लोग जो हैं वो अब हमारा इतिहास नहीं लिखेंगे। ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा अपनी स्पीच में। अभी एक हमारे पुराने एक महाराजा सुहेलदेव हुए, उनके स्मारक के आधारशिला रखते हुए उन्होंने ये कहा। तो हमें लगता है कि नैरेटिव्स भी ठीक होंगे, और अगर ये जो हमारे साइंस एजुकेशन और मैथमेटिक्स एजुकेशन वाला मसला भी थोड़ा सा और एड्रेस हो जाता है, तो आई थिंक वी आर लुकिंग एट अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। बहुत बहुत शुक्रिया संजय भाई, आज आपने वक्त दिया। चूँकि हमने जो एक नया सिलसिला शुरू किया टैग टीवी पर बीट्स के नाम से, उसके हवाले से बहुत ही अच्छी शुरुआत आपके साथ बातचीत के ज़रिए हुई, और हम इस सब्जेक्ट पर आपको लेते रहेंगे, आपकी बातचीत सुनते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत सुन रहे थे संजय डिक्सट भाई की टैग टीवी के एक नए सिलसिला बीट्स में, भारत एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी सीरीज़। ये एक तरह का थिंक टैंक भी है जिसमें हम सब भारतीय लोग ही शामिल हैं और एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। जो अवेयरनेस अभी संजय डिक्सट भाई ने आपके साथ शेयर की कि क्या हमारा प्रॉब्लम रहा, कैसे चीज़ें फिक्स हो सकती हैं और कैसे हमारे चैलेंजेस अभी सामने आते रहेंगे, इन सब इश्यूज़ पे बातचीत हम आने वाले दिनों में आपके साथ करते रहेंगे। बीट्स के हवाले से स्पेशल डॉक्यूमेंट्रीज़ और स्पेशल टॉक शोज़ भी आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। इसका अलग से यूट्यूब चैनल भी होगा, मगर टैग टीवी पर ही प्राइमरीली आप इसको देखा करेंगे। इसकी वेबसाइट भी मैं आपको अगले शो में आपके साथ शेयर करूँगा। आज का बिला तकल्लुफ़ तजिया ताहिर गोरा और संजय डिक्सट जी के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.